नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यूपीएससी पीईटी 2021 के लिए हम जो जीएस का टेस्ट स्टार्ट किए हुए हैं उसका जो भाग 5 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो दोबारा आज हम भाग 5 में 40 सबसे बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जीएस के, तथा ये सभी जो 40 मोस्ट सेलेक्टेड प्रश्न हैं आपकी जो परीक्षा होने वाली है यूपीएससी पीईटी की उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आपको इन 40 प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से अटेंड करना है और लास्ट में कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इन 40 प्रश्नों में से आपके कितने सही हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो द्वैत शासन का जनक किसको हम मानते हैं? तो लॉर्ड क्लाइव को, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही। लॉर्ड क्लाइव को जो है द्वैत शासन का जनक माना जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, लॉर्ड क्लाइव। अगला प्रश्न हमारा है वंदे मातरम जो गीत है निम्नलिखित में से किस भारतीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वंदे मातरम जो था गीत यह किस भारतीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था? तो स्वदेशी आंदोलन। आप याद देखिएगा, स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो वंदे मातरम गीत था यह इस आंदोलन का शीर्षक गीत बनकर सामने आया था। तो राइट आंसर आपको जाएगा स्वदेशी आंदोलन के दौरान। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम है अंग्युत्तर निकाय, इसमें निम्नलिखित में से किसका वर्णन मिलता है आपको बताना है। तो जो बौद्ध ग्रंथ है अंग्युत्तर निकाय इसमें जो है 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है। 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है इस बौद्ध ग्रंथ अंग्युत्तर निकाय में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है इस बौद्ध ग्रंथ अंग्युत्तर निकाय में। अगला प्रश्न हमारा है प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद ये प्रसिद्ध जो नाटक हैं इसके रचयिता आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद ये सभी जो नाटक हैं इसके रचयिता हैं हर्षवर्धन, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही। हर्षवर्धन के द्वारा इन 3 प्रसिद्ध नाटकों की रचना की गई थी, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। तो इन तीनों के बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है मानव कंकाल के साथ कुत्ते का जो कंकाल है कहाँ पे मिला आपको बताना है। तो मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल मिला है कश्मीर के बुर्ज होम में, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। कश्मीर के बुर्ज होम में जो है मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल मिला था, यानी कि जब प्राचीन काल में मानव शव को दफनाया जाता था उसके साथ ही मनुष्य के साथ ही कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। तो इसी कारण से जो मानव कंकाल है उसके साथ कुत्ते के भी कंकाल और प्राचीन काल का जो अवशेष मिला उसके साथ मिले हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, यह जगह है कश्मीर के बुर्ज होम। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला है ऋग्वैदिक काल में अघन्या तथा मूल्यवान संपत्ति निम्नलिखित में से किसको समझा जाता था आपको बताना है। तो ऋग्वैदिक काल में अघन्या तथा मूल्यवान संपत्ति समझी जाती थी गाय, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। गाय को जो है अघन्या तथा मूल्यवान संपत्ति माना जाता था ऋग्वैदिक काल में, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पे और 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ पे प्रारंभ हुई थी आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, लगातार कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। तो 2 अक्टूबर 1959 से जो है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी राजस्थान के नागौर जिले में। कहाँ? तो राजस्थान के नागौर जिले में जो है सर्वप्रथम बार 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। तो आप इसे याद रखिएगा, राजस्थान के नागौर जिले में। अगला प्रश्न हमारा है जैव विविधता के संदर्भ में भारत के हॉट स्पॉट क्षेत्र कौन कौन से आपको बताना है। यहाँ पे हॉट स्पॉट क्षेत्र का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारी जो है प्रजातियाँ एक साथ पाई जाती हैं, उस क्षेत्र को हम हॉट स्पॉट क्षेत्र कहते हैं। तो भारत का हॉट स्पॉट क्षेत्र कौन सा है जैव विविधता के संदर्भ में आपको बताना है। तो पश्चिमी घाट है और पूर्वी हिमालय है और म्यांमार भारत सीमा जो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा हॉट स्पॉट क्षेत्र देखने को आपको मिलेंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि जैव विविधता के संदर्भ में ये सभी जो है हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं भारत के पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और भारत और म्यांमार की सीमा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है 17 धारणी विकास लक्ष्य को कब प्राप्त करना, मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशंस के इसको कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया आपको बताना है।
अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे है, जो मैंने आपसे पूछा था अभी कि जो यूनाइटेड नेशन के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, यानी कि आपके जो 17 धारणीय विकास लक्ष्य हैं, इनको कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2030 तक जो है इन 17 यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो राइट आंसर आपका जाएगा 2030 तक। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर होता है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी देखने को मिलती है, आपको बताना है किसमें। तो ल्यूकेमिया जो यह रक्त कैंसर होता है, तो ल्यूकेमिया रक्त कैंसर में असाधारण बढ़ोतरी देखने को मिलती है WBC की संख्या में, यानी कि जो वाइट ब्लड सेल्स हमारी होती हैं, जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, इनकी संख्या में असाधारण बढ़ोतरी देखने को मिलती है जब किसी व्यक्ति को ल्यूकेमिया नामक कैंसर हो जाता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा WBC की संख्याओं में असाधारण बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे है, और मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का क्या नाम था, आपको बताना है। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में कौन सी पार्टी का गठन किया गया था, तो स्वराज पार्टी। तो राइट आंसर आपका जाएगा स्वराज पार्टी, यानी कि ऑप्शन जो आपका C है बिल्कुल सही हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी, यानी कि ऑप्शन C। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, आपको बताना है। तो विश्व में चीनी का कटोरा हम किसे कहते हैं, तो विश्व में चीनी का कटोरा कहा जाता है, आप याद रखिएगा, विश्व में चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को, यानी कि ऑप्शन आपका जो C है बिल्कुल सही है। विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका C बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, एक तरफ शहर दिए गए हैं भारतीय शहर और एक तरफ नदी दी गई है, तो आपको सही सुमेलित करना है कौन सा शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। तो जो गोरखपुर शहर है यह किस नदी किनारे अवस्थित है, तो आपका गोरखपुर जो शहर है यह आपका राप्ती नदी किनारे, यानी कि एक आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद फैजाबाद आपका किस नदी किनारे है, तो फैजाबाद आपका सरयू नदी किनारे, यानी कि B का आपका हो जाएगा 2। इसके बाद कानपुर आपका किस नदी किनारे है, तो कानपुर आपका हो जाएगा किस नदी के किनारे, तो गंगा नदी किनारे, यानी कि ऑप्शन A हो जाएगा आपका। और आगरा जो है किस नदी किनारे आपका है, तो आगरा जो है आपका यमुना के, यानी कि आगरा का 3 हो जाएगा, D का 3। तो गोरखपुर आपका राप्ती नदी किनारे हो जाएगा, फैजाबाद आपका सरयू नदी किनारे हो जाएगा, कानपुर आपका गंगा नदी किनारे हो जाएगा और आगरा आपका यमुना नदी किनारे अवस्थित है। तो ये शहरों की लोकेशन मतलब स्थिति आपको याद रखने की इस नदी किनारे अवस्थित है, यह एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद एक तरफ कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन दिए गए हैं और एक तरफ उनका हेडक्वार्टर दिया गया था, इसमें से आपको बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। और यहाँ पे आपका पहला दिया गया है एशियाई विकास बैंक, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा फिलीपींस के मनीला में, जो कि बिल्कुल सही है। बिम्स्टेक यानी कि बंगाल की खाड़ी के जो देशों का संगठन है उसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ढाका में, जो कि बिल्कुल सही है। ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर यहाँ पे ब्राजील में नहीं होगा, संघाई में होगा, जो कि गलत दिया हुआ है यहाँ पे। तो संघाई आपका राइट आंसर हो जाएगा, संघाई में। कहाँ पे तो ब्रिक्स बैंक का जो हेडक्वार्टर है यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो संघाई में है। तो यह आपका ऑप्शन C जो था यह गलत था। इसके बाद आसियान का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जकार्ता में। तो ये चारों सही सुमेलित हो गए हैं। ADB यानी कि एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर मनीला में है, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर आपको ढाका मिलेगा, ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर संघाई में मिलेगा, आसियान का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जकार्ता में। अगला प्रश्न हमारा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो निर्धारण कौन करता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो निर्धारण यह किया जाता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका C बिल्कुल सही है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है MSP का निर्धारण करता है। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है, तो अनुच्छेद 280 का जो संबंध है यह वित्त आयोग से, यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन A। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर किसको, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है ये अपना जो है त्यागपत्र किसको दे सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति को, यानी कि ऑप्शन आपका B बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति को, यानी कि ऑप्शन आपका B। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है, आपको बताना है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संशोधन करने का प्रावधान है, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो है
अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन का प्रावधान किया गया है, यानी कि अमेंडमेंट जो है अनुच्छेद 368 के तहत किया जा सकता है भारतीय संविधान में, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है 368। अगला प्रश्न हमारा है एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? तो एथलीट फुट नामक जो बीमारी होती है फफूंद के कारण होती है, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, फफूंद से होती है आपकी एथलीट फुट नामक बीमारी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फफूंद। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि इसमें से है पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबल तेल है? आपको बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिए गए ऑप्शंस में से वह कौन सा विस्फोटक है जिसका नाम नोबल तेल है? तो टीएनजी को हम नोबल तेल के नाम से भी जानते हैं। टीएनजी का पूरा नाम होता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है आपका ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। इस विस्फोटक को हम कहते हैं क्या? तो नोबल तेल। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो आपका है ए बिल्कुल सही हो जाएगा, टीएनजी। तथा यह जो है डायनामाइट बनाने के काम में भी आता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टीएनजी यानी कि ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। अगला हमारा है आगा खां गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? तो आगा खां गोल्ड कप का संबंध आपका हॉकी से, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा सी बिल्कुल सही है, आगा खां गोल्ड कप का आपका संबंध किससे है? तो हॉकी से। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है। तो भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस है प्रतिवर्ष 29 अगस्त के दिन मनाया जाता है। 29 अगस्त को होता है मेजर ध्यानचंद्र का बर्थडे, और भारत में मेजर ध्यानचंद्र के बर्थडे को हम मनाते हैं हॉकी मतलब भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। तो आप इसे याद रखिएगा, भारत में मेजर ध्यानचंद्र का जो बर्थडे होता है उसको हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं 29 अगस्त को। तो ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही जाएगा, 29 अगस्त। अगला प्रश्न हमारा है वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित में से किस कारण से आपको बताना है? तो यहाँ पे वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना निम्नलिखित में से किस कारण से है? तो आबादी यानी कि जनसंख्या के बढ़ने के कारण जो है ये सभी समस्याएं दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रही हैं। वनों में कमी देखने को मिल रही है, नगरीकरण देखने को मिल रहा है और प्रदूषण की जो बढ़ोतरी हो रही है, इन सभी का कारण है आबादी का बढ़ना यानी कि जनसंख्या का बढ़ना। तो आप इसे याद रखिएगा, जनसंख्या के बढ़ने के कारण ही उपयुक्त जो तीनों हैं जो है समस्याएं ये भी उत्पन्न होती हैं। तो इनको भी आपको याद रखना है, सभी समस्याओं का जड़ है आबादी का बढ़ना। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला है और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का आपका हेडक्वार्टर मिलेगा वियना शहर में। तो ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रिया के वियना शहर में। यह जो शहर है मिलेगा आपको कहाँ पे? तो ऑस्ट्रिया में मिलेगा, वियना शहर, यहीं पे आपको मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर। तो आप इसे याद रखिएगा। पटाका निम्न में से किस देश की मुद्रा है? आपको बताना है। तो पटाका जो है यह मकाऊ की ऑफिशियल करेंसी, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल से, मकाऊ की मुद्रा को हम कहते हैं पटाका। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, मकाऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है? आपको बताना है। तो भारत में राज्यपाल के पद का जो आधिकारिक कार्यकाल है कितने समय का होता है? तो आधिकारिक कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही है, 5 वर्ष का होता है आधिकारिक कार्यकाल। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो राज्यपाल होता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला है एक तरफ आपको कुछ पर्यटन स्थल दिए गए हैं भारत के और उनकी लोकेशन दी गई है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा लोकेशन गलत दिया गया है, उसको आपको सही से टिक करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, बड़ा इमामबाड़ा आपको लखनऊ में मिलेगा, निशात बाग आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम मैदान मिलेगा आपको नई दिल्ली में। उसके बाद हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में नहीं है, यह दिल्ली में अवस्थित है। तो इस प्रकार से आपका डी गलत दिया गया था। हुमायूं का जो मकबरा है यह दिल्ली में अवस्थित है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला हमारा है
और वर्णांधता यानी कि जो बीमारी होती है वर्णांधता, इसमें वाहक कौन होता है आपको बताना है। तो इसमें वाहक होती हैं स्त्रियां, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। वर्णांधता में जो है वाहक होती हैं आपकी स्त्रियां, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। एक तरफ आपको कुछ दिए गए हैं, एक तरफ आपको प्रदूषक दिए गए हैं और एक तरफ रोग दिया गया है, तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पारा से आपका होता है मीना माटा नामक बीमारी, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सही है। सीसा से आपका होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है सीसा, तो यह भी बिल्कुल सही है आपका। नाइट्रेट से बाल का झड़ना नामक रोग नहीं होता है, नाइट्रेट से आपका होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी, तो आप याद ध्यान दीजिएगा, जो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक जो बीमारी होती है यह आपकी होती है नाइट्रेट से, और एस्बेस्टस से आपकी बीमारी होती है फेफड़े का कैंसर। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, इस तरफ आपके सभी प्रदूषक दिए गए हैं और एक तरफ आपको रोग दिए गए हैं, तो मैंने आपको बता दिया है। पारा से आपका होता है मीना माटा नामक रोग होता है पारा से। सीसा से आपको होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को नुकसान जो सीसा होता है वह पहुंचाता है। उसके बाद नाइट्रेट से आपका होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है, और एस्बेस्टस से होता है फेफड़े का कैंसर। अगला हमारा हो जाएगा, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था।